नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वह कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें श्रवण गर्ग के हमले से या तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष। आज श्रवण जी से जानेंगे कि दरअसल अब चुनाव तो अपने पूरे शबाब पर आता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री भी लगातार जा जाके रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों का विश्लेषण भी हो रहा है। तो श्रवण जी, ये बताएं आप कि 5 भाषण अगर आप उठाकर आपने देखे हैं तो इन भाषण का मजमून क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जाना चाहते हैं, किन मुद्दों को वो जानबूझकर छोड़ रहे हैं और क्या इन मुद्दों के आधार पे वो चुनाव जीत पाएंगे? क्या कहना आपका? देखिए, आपका जो आखिरी सवाल है कि चुनाव जीत पाएंगे, उसको अगर हम दो तरीके से लें। हाँ। एक तो जो आप कल रात को विश्लेषण कर रहे थे सी वोटर के यशवंत देशमुख के साथ, जी। वो उस पर लें कि राहुल गांधी ने आज जो अपना आंकड़ा है वो 180 से कम करके 140 पे ले आया है बीजेपी के आंकड़े को। अब वो पहले तो कह रहे थे 180 मिलेगा, अब वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि 160 140। और वो प्रधानमंत्री की जो पूरी घबराहट है उसको इन आंकड़ों में तलाश कर रहे हैं कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, आपके मूल सवाल पर अपन आते हैं और देश को उस पर आना भी चाहिए, देश को उस पर बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। वो ये सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए है वो किस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहता है, और जो दूसरा बड़ा विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसका घोषणा पत्र आज जारी हो गया। और बहुत ही अद्भुत घोषणा पत्र है, जिसको मैं कहूंगा कि मैंने हाल के सालों में इस तरह का घोषणा पत्र नहीं देखा, जो 10,000 किलोमीटर की 11,000 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा सड़क पर से निकला हो, जिसमें जैसा चिदम्बरम ने कहा कि वर्क, वेल्थ और वेलफेयर तीनों का जो समावेश है, 5 गारंटियां जो है, 5 न्याय और उनकी हर एक की 5-5 गारंटियां, बहुत ही अद्भुत है। पर सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री उस पिच पर बॉलिंग और बैटिंग नहीं करना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस या विपक्षी गठबंधन क्या करेगा। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री कल कूच बिहार में थे और उन्होंने कूच बिहार, बंगाल के कूच बिहार में, और उन्होंने वहां फिर से संदेश खाली का मामला उठाया। जो जनवरी में हुआ था, हाई कोर्ट में चल रहा है, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, सब कुछ हो गया, पर प्रधानमंत्री उसको नहीं छोड़ रहे हैं। वो पिछली बंगाल यात्रा में भी उस इलाके में गए थे और वहां की जो विक्टिम्स हैं उनसे मिले। इस बीच में उन्होंने वहां की एक विक्टिम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर ली। और कल उन्होंने कहा कि कूच बिहार में कि संदेश खाली के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वो ठीक है। ममता बनर्जी ने क्या कहा कूच बिहार में कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, उसे घर में पाल भी सकते हैं, पर भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकते। अब मेरी जो पूरी चिंता है वो दो चिंताएं ये है कि क्या बंगाल या नोआखाली, बंगाल का नोआखाली बहुत छोटा सा है, 2 लाख की पॉपुलेशन है। ये नॉर्थ 24 परगना में बसीरहाट सब डिवीजन में एक छोटी सी जगह है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 1-1.5 लाख पॉपुलेशन थी, अब 2 लाख होगी। जी।
चिंता की ये है कि क्या संदेश खाली आजाद भारत का नोआखली बनने जा रहा है। नोआखली जो है अविभाजित बंगाल में ऐसी जगह थी जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 4 महीने तक चलते रहे, और गांधी जी वहां 4 महीने कैंप किया उन्होंने वहां, और हजारों लोग एक आंकड़ों के हिसाब से मारे गए कम्युनल राइट्स में। जो चिंता है वो ये है कि प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी की भूमिका में आना चाहिए कि एक चुनाव जीतने वाले राजनेता की भूमिका में। तो ये मैं केवल संदेश खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी चिंता ये भी है कि ममता बनर्जी किस तरह की भाषा में जवाब दे रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा इंडिया गठबंधन से ताल्लुक बंगाल में नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जुबान नहीं बोल रही, क्योंकि उन्होंने कल साफ कहा कि हम इंडिया गठबंधन जो है वो हमारे लिए बंगाल में नहीं है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा, मैंने प्रधानमंत्री जी के 5 भाषणों को एनालाइज किया। मैंने 17 मार्च की शिवाजी पार्क की रैली के बाद तेलंगाना की सभा में उन्होंने कहा तो क्या मुद्दा उठाया? उन्होंने प्रमुखता से मुद्दा ये उठाया जो शक्ति वाला मामला था कि प्रधान राहुल गांधी जो है महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मेरठ में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? 3 तलाक, 370, एक जो ध्वनि निकलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विभाजन की निकलती है। उत्तराखंड में रुद्रपुर में उन्होंने क्या उठाया? हम सब लोगों ने चर्चा की है रुद्रपुर में उन्होंने जिस तरह के मुद्दे को उठाया। और दक्षिण भारत में उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो कच्छतीव का मुद्दा उठाया, जो 1974 का मुद्दा है जी। ये तमाम मुद्दे इस तरह के हैं, मतलब जो रुद्रपुर का है कांग्रेस को समाप्त कर दो वाला मुद्दा पूरी तरह से, ये चुनाव की धार को कहां ले जा रहे हैं। मतलब अलावा इसके कि जो इन्होंने आज घोषणा पत्र जारी किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने, उसमें जो मैनिफेस्टो कमेटी है चिदम्बरम की, वो पिछले साल दिसंबर में बन गई थी और काफी मेहनत करके उसको बनाया गया है। इनकी घोषणा पत्र समिति अभी बनी है, 4 दिन पहले बनी है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और वो घोषणा पत्र अभी बनना है और जारी होना है। मेरा जो पूरी चिंता है, पूरी बातचीत का जो अपना मुद्दा है वो ये है कि इन चुनाव को घोषणा पत्रों की जरूरत है क्या, और क्या प्रधानमंत्री जो टोन सेट कर रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा जो संदेश है वो सांप्रदायिक विभाजन का है, राष्ट्रवाद का है, उसमें हमको क्या तैयारी रखना चाहिए, या पॉलिटिकली जो क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचेगा, और उसका जो मतलब क्या राहुल गांधी, या मान लीजिए कि जिस पिच पर प्रधानमंत्री पूरे के पूरे इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं, ये संदेश है, मतलब बंगाल का भी संदेश है, रुद्रपुर का भी संदेश है। जो रुद्रपुर में उन्होंने दिल्ली की सभा के भाषण को एक अलग तरीके से कोट करके कहा कि राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं, या शहजादे जो हैं, कांग्रेस के शहजादे जो हैं, वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई या बहुमत में आ गई तो देश में आग लग जाएगी। जो अपन ने चर्चा की थी उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। अब जो सोचने की बात है, जनता के सोचने की बात है, या जो लोग पूरी की पूरी डिबेट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या
चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव है, पहले चरण का मतदान है, और आज 5 जी। अप्रैल है, हम्म, 13-14 दिन बचे हैं। हमको क्या अपेक्षा करना चाहिए, मतलब क्या होने जा रहा है देश में, किस तरह का माहौल? अगर एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, और राहुल गांधी इम्फेटिकली कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी उस तरह की चीज नहीं बताते हैं। जो हम लोग भी बात करते हैं कि कुल 543 सीटें हैं संसद में, लोकसभा में, तो उसमें से 400 सीटें कैसे मिल सकती है? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 543 में से 400 आप ले लेंगे तो क्या 143 सीटों में पूरी दुनिया काम करने वाली? अनबिलीवेबल है। तो क्या प्रधानमंत्री कोई बड़ी, उनके सोच में कोई ऐसी बात है जो घोषणा पत्रों से अलग होने वाली है? मतलब जिनका घोषणा पत्रों से कोई लेना, घोषणा पत्रों का मतलब यह है कि चुनाव में विकास का कोई एजेंडा नहीं होगा, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, जिसमें 3 Ws जो चिदम्बरम ने बताए हैं कि वर्क मतलब रोजगार के पूरे फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, कौन करेगा क्रिएट, ये जो पूंजीपति हैं वो करेंगे जो मोदी जी के साथ हैं, कि अन्य लोग वेल्थ क्रिएट करेंगे, और वेलफेयर जिसमें वो महिलाओं को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, युवाओं को, तमाम लोगों को एक इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जो प्रॉमिस कर रहे हैं। जी। तो जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा ये है, देश की अपेक्षा है, कम से कम मेरी अपेक्षा ये है कि क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस चीज का जवाब देगा कि नहीं, जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है उसका, कि और अगर नहीं देता है, और जो 5 भाषण प्रधानमंत्री के हैं तेलंगाना के या कच्छ तीव को लेकर है, या मेरठ का, उत्तराखंड का, और वहां का कूच बिहार का, वही अगर थीम जारी रहेगी तो इंडिया अलायंस उसका क्या, कैसे मुकाबला करेगा, और करेगा कि नहीं करेगा, या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसमें नागरिकों को क्या करना चाहिए, नागरिक क्या करेंगे, उनको किस किस चीज की बात मानना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, ये कुल मिलाकर बहस है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण जी, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।